हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है 14 अगस्त के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहला है हमारा डिमोलिशन डिवाइस के बारे में, ड्राइव के बारे में बात हुआ। तो आज हम कल वाला भी, ठीक है, 13 वाला एंड 14 अगस्त दोनों का आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि संडे के दिन मैं द हिंदू का एनालिसिस देती हूँ, पर शॉर्ट नोट हम मंडे को करते हैं क्योंकि एक दिन हम ब्रेक रखते हैं। तो 13 एंड 14 दोनों का करने वाले हैं। पहला कौन सा है, डिमोलिशन ड्राइव क्या है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि डिमोलिशन ड्राइव कैरीड आउट विदाउट डिमोलिशन ऑर्डर एंड नोटिस। अब वो ये कह रहे हैं जो डिमोलिशन कैरीड आउट मतलब एक आया है आर्टिकल ना, बुलडोजिंग द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी पे ये बेस्ड है। कह रहे हैं कि जो डिमोलिशन ड्राइव विदाउट, तो ये जो किया जा रहा है ये विदाउट किसके, डिमोलिशन ऑर्डर एंड नोटिस के किया जा रहा है। और ये एक तरीके से किसका वायलेशन है, वायलेटिव ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये लाइन, ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो भी प्रोसीजर है जो इस्टेब्लिश की गई है बाय लॉ के माध्यम से, उसका वायलेशन है ये। इसमें आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि कोई भी पर्सन है, कोई भी, नॉट एनी पर्टिकुलर, मतलब कोई भी कास्ट, रिलीजन, रेस, कोई भी है, तो वो किसी भी तरीके से डिप्राइव नहीं होना चाहिए, मतलब उसको किसी भी तरीके से वंचित नहीं रख सकते आप उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। ये याद रखना। और किस में है ये, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको सारी चीज़ें जो आर्टिकल 21 के अंदर आती है, लक्ष्मीकांत में जाके आपको पूरा रट लेना है, क्योंकि आप जो भी पहले से देख रहे हैं एनालिसिस या खुद से भी पढ़ते थे द हिंदू, तो आप देखते होंगे कि आर्टिकल 21 के बारे में बहुत बार डिस्कस किया जाता है। अब इसमें देखो ये लाइन तो हुई ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, मतलब किन्हें छोड़कर, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो भी प्रोसीजर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है लॉ, उसको छोड़ करके कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं हो सकता, वंचित नहीं रह सकता लाइफ और अपनी पर्सनल लिबर्टी से। नेक्स्ट है मेनका गांधी केस 1978 की बात की जा रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि स्कोप ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो ये आप अपने मेंस आंसर में भी लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था मेनका गांधी केस में, और ये केस आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको क्या क्या यहाँ से याद हो गया कि आर्टिकल 21 आपको याद रखना है और मेनका गांधी केस भी आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कोप जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल, नॉट फैंसीफुल। देखो ध्यान क्या रखना है कि वो तो फेयर होना चाहिए, एक तो जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, ना कि फैंसीफुल, ऑप्रेसिव और आर्बिट्रेरी। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैंसीफुल, ऑप्रेसिव एंड आर्बिट्री ना होकर के फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर ड्यू टू प्रोसेस, प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस की भी बात की गई कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें बोली गई कि आपको फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, ना कि फैंसीफुल, ऑप्रेसिव और आर्बिट्री। अब देखो रूल ऑफ लॉ, इसमें बात हो रही है रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ की। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक फीचर आपको याद होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट आप रखोगे क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है रूल ऑफ लॉ। तो ये याद रखो कि जो रूल ऑफ लॉ है इसको कहा गया है कि ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपको ऐसे ईजिली आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। ये भी याद रखना है क्योंकि ये क्या है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है रूल ऑफ लॉ। ये किसके अंदर आता है, ये लाइन याद रखना है। रूल बाय लॉ की बात करें तो इसमें क्या कहा जाता है, एंटीथेसिस ऑफ ऑल दैट इज प्रेजेंटेड बाय रूल ऑफ लॉ, तो उसकी एंटीथेसिस है। रूल ऑफ लॉ की बात की जाए तो कहा जा रहा है गवर्नमेंट रन बाय लॉ नॉट मैन, गवर्नमेंट इसको रन करती है बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, नॉ कि मैन। मतलब गवर्नमेंट जो है वो रूल ऑफ लॉ, जैसे कोई भी लॉ है उसके रूल्स बने हैं, तो रूल ऑफ लॉ की, लॉ का रूल क्या है वो चीज़ ध्यान देते तो गवर्नमेंट रन होगा ये, ना कि मैन, मतलब पीपल्स।
आर्टिकल 39 है जो मैग्ना कार्टा। अब ये याद रहना चाहिए आपको कि मैग्ना, जैसे कुछ कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं और लक्ष्मीकांत जिसने कवर किया होगा उसको पता होगा कि आर्टिकल किस तरीके से 21 इम्पॉर्टेंट है, मेनका गांधी केस इम्पॉर्टेंट है, पुट्टा स्वामी है इम्पॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक ये भी है मैग्ना कार्टा। इसमें क्या कहा जा रहा है, नो फ्री मैन शैल बी टेकन और इम्प्रिजन्ड और डिजीज्ड और एक्साइल्ड नॉर विल गो अपॉन हिम नॉर सेंड अपॉन हिम। तो मतलब एक तरीके से मैग्ना कार्टा में ये सब बोला गया है कि कोई भी फ्री मैन है उसको ऐसे ही नहीं आप इम्प्रिजन कर सकते हैं, एग्जाइल कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट लॉफुल जजमेंट ऑफ हिज पीयर बाय द लॉ ऑफ द लैंड। तो मतलब अगर उस पर केस है, कुछ भी है, तो उसके बाद ठीक है, पर ऐसे ही आप किसी फ्री मैन को, उसकी मतलब अधिकार है, उसकी राइट्स हैं, आप ऐसे ही उसका वायलेशन नहीं कर सकते। ओके, रूल ऑफ लॉ की बात करें तो कहा जा रहा है वेल लॉ इज़ यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सपरेशन ऑपरेशन एंड सोशल कंट्रोल। तो मतलब अगर कोई भी लॉ को यूज़ किया जा रहा है सप्रेस करने के लिए, किसी को ऑप्रेस करने के लिए, ऑपरेशन के लिए एंड सोशल कंट्रोल के लिए, तो उसमें क्या कहा जा रहा है, कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा। तो पॉलिटिकल एजेंडा और ये सब के बेसिस पे नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिकल एजेंडा के चलते किसी के पर्सनल लिबर्टी को अगर आप हार्म कर रहे हैं। जस्टिस एस.ए. बोबड़े जो है 2019 में उन्होंने क्या कहा, ये लाइन याद रख, तो इन्होंने कहा कि आप देखो कि जस्टिस मस्ट नेवर टेकन टू फॉर्म ऑफ रिवेंज। बोल रहे हैं कि जस्टिस जो है मस्ट नेवर टेकन द फॉर्म ऑफ रिवेंज। तो 2019 में जस्टिस एस.ए. बोपड़े ने कहा कि जस्टिस जो है वो कभी भी मस्ट नेवर टेक इन द फॉर्म ऑफ रिवेंज, कि रिवेंज के तौर पे आप जस्टिस नहीं दे सकते, ठीक है, कि आपको किसी से पर्सनली दुश्मनी है या कुछ भी है, उसके बेसिस पे जस्टिस नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मस्ट नेवर टेकन इन द फॉर्म ऑफ, कि जस्टिस को कभी भी रिवेंज के तौर पे नहीं लेना चाहिए, ये कह रहे हैं एस.ए. बोपड़े। अब ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, याद रखना। साइंस एंड टेक का है ये माया। माया क्या है, इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रिप्लेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी कंप्यूटर से दैट कैन कनेक्ट टू इंटरनेट। माया, अब वो माया ला रहे हैं जो कि उबुंटू बेस्ड ओएस बिल्ट है, ये लोकली बनाया गया है। और माया के बारे में अगर बात करो, इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का है। ओके, तो डेवलप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा विद इन 6 मंथ। इसका एम है प्रिवेंट करना मालवेयर अटैक्स को साइबर क्रिमिनल्स के लिए। तो आपको पता है साइबर अटैक्स जैसे कई बार गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट के साइट्स पे ना हो, इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए माया लाया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से। अब इसमें क्या होगा बता रहे हैं, इंक्रीजिंगली टारगेट करते थे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, तो उससे बचने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। ये जो डिवाइस है वो पावर्ड है माइक्रोसॉफ्ट ओएस से और रन कराया जा रहा है विंडो एंटी कर्नेल। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपको रखनी कि कर्नेल है क्या, ठीक है, मन में आता ना कि ये क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा। कर्नेल की बात करें तो ये कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। रन ऑन कंप्यूटर रैम, ये जो है ये चलता है रैम पे, यानी कि रीड एक्सेस मेमोरी पे, और ये देता है इंस्ट्रक्शन, डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे परफॉर्म करना है स्पेसिफिक टास्क को। तो जैसे अभी सिर्फ कर्नेल के बारे में अगर ये है तो आपको याद रखना चाहिए कि ये एक तरीके से डिवाइस इंस्ट्रक्शन है कि कैसे परफॉर्म करना है स्पेसिफिक टास्क को, और ये रन होता है कंप्यूटर के रैम पे, ठीक है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रन ऑन हाइब्रिड कर्नेल। अब हाइब्रिड कर्नेल की बात यहाँ पे हुई है, तो एप्पल जो है, एप्पल मैको, वो एप्पल जो है वो भी यूज़ करता है हाइब्रिड कर्नेल को, जिसको XNU कहते हैं, ठीक है, XNU कहते हैं। और ये जो लिखा है यूबुंटू, इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना। ये एक तरीके से लिंकेस OS है जो कि यूज़ किया जाता है बिल्ड करने के लिए माया को। अब ये हुआ कि माया को बिल्ड करने के लिए क्या यूज़ किया गया, तो ये यूज़ किया गया है, इसे रट लेना है आपको। रन ऑन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, तो पहले ये मोनोलिथिक मतलब ये रन करता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे। नेक्स्ट हमारा है, ये भी साइंस एंड टेक का है, GS पेपर 3, ठीक है। तो इसमें है मेटा जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई है। 2022 में ग्लोबल एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स वायरस आउटब्रेक हुआ, ठीक है, जिसमें सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुए। ये एक तरीके से थ्रेटनिंग था प्लानट के लिए, एक तरीके से अनदर एपिडेमिक्स था ये,
ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस की बात अगर करें, बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस की बात अगर करें तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट, मतलब ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वायरसेस को। तो यहाँ पे हेडिंग ही हमारी कौन सी है, मेटाजीनोमिक, ठीक है, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से जैसे आपको पता है कोविड-19 आया या मंकी पॉक्स आया, तो एक तरीके से जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी बेसिस से जल्दी आइडेंटिफाई किया जा पाता है कि इसका वेरिएंट कौन सा है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए साइंटिफिक इसका यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वायरसेस को। जीनोम सर्विलांस प्रोवाइड करता है शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये लाइन याद रखनी, जीनोम सर्विलांस क्या है, ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सपर्ट को कि वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू डिवाइस अर्ली रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए एमर्जिंग वायरल स्ट्रेन को, रिस्क बेस्ड सर्विलांस को जीनोम टेक्नोलॉजी के मतलब ये सब हेल्प से जो भी रिस्क बेस्ड सर्विलांस है वो किया जा सकता है कि क्या रिस्क है कि नहीं, और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी है GS, ठीक है 1। इसके बारे में बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में बताया जा रहा है कि ये मोर अफेक्टेड होता है अल नीनो से, ठीक है। और अल नीनो की बात करें तो बता रहे हैं डिमिनिश रेनफॉल होता है, ला नीना की बात करें तो इंक्रीज रेनफॉल रहता है, और साइक्लिकल स्विंग मतलब एक के बाद एक, ठीक है, आने को ये बोल रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं, साइक्लिकल स्विंग कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, उसको एनसो कहते हैं। तो एनसो क्या होता है, जिसमें अल नीनो फिर ला नीना ऐसे इवेंट्स जो आते हैं जिसका एक साइक्लिकल स्विंग होता है एक के बाद एक, तो उसको बोला गया है एनसो, मतलब अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। और ये अफेक्ट करता है वास्ट रीजन ऑफ इंडिया को, और मॉनसून रेनफॉल जो है सेंट्रल, ये लाइन याद रखो आप। जैसे हो गया कि कोर जोन किसे कहते हैं, मानसून कोर जोन पूरा रहेगा ये, ठीक है, मॉनसून कोर जोन किसे कहते हैं, तो मॉनसून कोर जोन कहते हैं जो भी रेनफॉल होता है सेंट्रल इंडिया पे उसको, वेयर एग्रीकल्चर लार्जली रेनफेड, वहाँ पे होता है एग्रीकल्चर, और ओनली 10% ऑफ ड्रॉट आर एक्सेस रेन लिंक टू एनसो फ्लक्चुएशंस। अब ये एनसो जो है वो लिंक होता है किससे, नॉर्थ इंडिया से। ये लाइन याद रखनी है आपको कि जो एनसो है वो लिंक्ड है नॉर्थ इंडिया से, और 70% रेनफॉल फ्लक्चुएशन होता है एनसो साइकिल की वजह से। और सदर्न इंडिया में ये बताया गया है, ये नॉर्थ की बात की हमने, ठीक है, कि फ्लक्चुएशंस होते हैं लिंक टू एनसो साइकिल 70% होते हैं, और ये मोस्टली लिंक होता है एनसो नॉर्थ इंडिया से। पर सदर्न इंडिया की बात करें तो कहा जा रहा है रिमेन लार्जली स्टेबल होता है वहाँ पे। साइंस एंड टेक ये भी है GS 3 का। ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज़ एफिशिएंसी, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, रेशियो है ये बिटवीन कार्बन एसिमिलेशंस टू वाटर इवेपोट्रांसपिरेशन, और ये स्टार्ट सिंस 2001। तो ये था ज्योग्राफी का। आया है लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प कोरल, ये कल वाला है, ठीक है, ये सब आगे का आज का है, फिर पीछे का कल वाला है, ये सब कल वाला है जो साइंस के टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, और ये ज्योग्राफी वाला भी कि लो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हेल्प कोरल, जिसमें कहा जा रहा है डिस्पाइट वार्म ओशियन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड सी रिड्यूस्ड कोरल लॉस इंक्लूडिंग अनप्रेसिडेंटेड मरीन हिटविड। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम रहेंगी तो वो हेल्प करेंगी कोरल को सही रहने के लिए। और एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि जो ओशियन हीट है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है कोरल्स के, ठीक है, ये मरीन हीट वेव जिसको कह लो, ठीक है। हवाई में बात हो रही है, और हवाई कहाँ है, US में। कोरल रीफ इकोसिस्टम की बात अगर की जाए यहाँ से, तो क्या कहा जा रहा है, फ्रिक्वेंटली ये इम्पैक्ट करता है बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ये फ्रिक्वेंटली इम्पैक्टेड होता है, मतलब आप ये समझ लो कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी उसका इम्पैक्ट पड़ता है कोरल रीफ पे, लैंड एंड सी दोनों जगह पे। इंक्लूड करता है वेस्ट वाटर पोल्यूशन एंड सी बेड डिस्टर्बेंस, और ये इंक्लूड करता है ओवर फिशिंग, मतलब ओवर फिशिंग वगैरह से भी, मरीन हीट वेव की वजह से भी इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग और कोरल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से हीट जो ज़्यादा रहेगा वहाँ पे कोरल सही से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें आज के लिए ध्यान में देना था और जो हमें पढ़ना था। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।